नमामि गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासत की जमीन पर कई बार कागजी समीकरण नाकाम हो जाते हैं, इसलिए चुनावी महायुद्ध से पहले हर पार्टी के सूरमा पहले ग्राउंड जीरो का माहौल भांपते हैं, फिर सियासी मोहरे सजाते हैं, क्योंकि जीत हार का फैसला भीड़ की बुनियाद पर नहीं बल्कि वोट के दम पर होता है। समाजवादी पार्टी के एक ऐसे ही दांव से बसपा की नींद उड़ने वाली है। वजह है मायावती के कैडर वोट बैंक पर अखिलेश यादव का विशाल सेंधमारी प्लान। अखिलेश लंबे समय से दोहरा रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ समाजवादियों और अंबेडकर वादियों को साथ आना चाहिए। वो दोनों विचारधारा के लोगों को साथ लाने को लोहिया का सपना बताते रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2019 में अखिलेश अक्सर इस लाइन का इस्तेमाल बसपा के साथ गठबंधन को सही बताने के लिए किया करते थे, लेकिन 2024 के लिए सपा ने फॉर्मूला बदल डाला और बदल डाली है अपनी रणनीति। अब सपा अगले चुनाव के लिए अपने उन दलित नेताओं के चेहरों को आगे कर रही है जो दशकों से मुलायम परिवार के भरोसेमंद रहे हैं, जो पहले मुलायम के करीबी थे, अब अखिलेश के। सपा के अध्यक्ष ने इसको लेकर कोलकाता में जो दांव चला है वो भाजपा के खेमे में भी हलचल मचाने वाला है। आज मैं आपको इसकी हर खास बात बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर इस बार छिड़ने वाला है कैसा घमासान। इस चुनावी समीकरण के हर पहलू का मैं करूंगा पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। सियासत में रणनीति की बाजीगिरी की खास भूमिका होती है, क्योंकि हर लड़ाई में अंतिम लक्ष्य जीत की मंजिल तक पहुंचना होता है। यही वजह है कि एक तरफ अखिलेश यादव जातीय जनगणना का राग अलाप कर ओबीसी वोटरों को सपा के पाले में एकजुट करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ दलित वोटरों को लुभाने में भी वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सपा को लगातार ये चिंता सता रही है कि अगर भाजपा के बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी कर ली तो मुकाबला आसान नहीं होगा। इसलिए अखिलेश यादव ने दलित वोटरों का भरोसा जीतने के लिए सबसे बड़ा मास्टर कार्ड चल दिया है, जिसके केंद्र में है सपा के तपे तपाए दलित नेता। मायावती के वोट बैंक पर अखिलेश की नई स्ट्राइक। सपा के दलित प्लान पर नया घमासान। 24 की तैयारी से पहले दो चेहरों पर दांव। मिशन 80 के लिए नया होमवर्क। हमारा तो एक कार्यकर्ता की जो स्पिरिट होती है पार्टी की मजबूत करने के लिए, नेता पर समर्पित भाव के निष्ठा, ये भाव मेरे पास है। बसपा के समीकरण ने सेंधमारी कर पाएगी सपा? नई पिच पर संभावनाओं की नई बैटिंग। समता मूलक समाज बनाने में और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हिंदुस्तान कैसा हो, इस पर पूरी तरह से चर्चा हुई है। समाजवादी पार्टी का हर कदम केवल और केवल किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करना है। उनका लक्ष्य सत्ता हासिल करके अपने निजी स्वार्थ को पूरा करना है। बसपा के फॉर्मूले पर सपा की प्रैक्टिस। माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसी रणनीति बनाई है कि बीजेपी का डब्बा बंद हो जाएगा इस बार। क्या रणनीति यह है कि 80 की 80 लोकसभाएं बीजेपी हारेगी। समाजवादी पार्टी जो है 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनाने के लिए रणनीति तय करेगी। देश में महागठबंधन बनेगा। अखिलेश के मिशन प्रधानमंत्री का टी फैक्टर। मायावती को अखिलेश का सबसे बड़ा चैलेंज। बात तो चुभेगी।
कहने को तो यूपी में 21% दलित वोटर है, लेकिन ये 66 उपजातियों में बटा है, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद जाटव वोटरों की है। अगर सिर्फ दलित वोटरों की बात करें तो इनकी आबादी में करीब 56% अकेले जाटव वोटर हैं। पहले यह तबका बसपा के लिए एकजुट होकर वोटिंग करता था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में जाटवों के साथ ही तमाम दलित जातियों के बड़े वोटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव आया। ऐसे में भाजपा की जबरदस्त रणनीति की वजह से यह सब मुमकिन हुआ। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस बसपा को 2012 में राज्य में 26% वोट मिले थे, उसे 2022 में सिर्फ 12.7% वोट से संतोष करना पड़ा। अब सपा की नजर बसपा को बड़ा झटका देने की। चौबीस के चक्रव्यूह को तैयार करने बैठे अखिलेश यादव ने एक ऐसा रणनीतिक दांव चला है जो बसपा की नींद उड़ाने वाला साबित हो सकता है। ये दांव है दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने का। इसके लिए कोलकाता के राष्ट्रीय अधिवेशन में फॉर्मूला तैयार हुआ था। तो माँ का आशीर्वाद लेकर के हम लोग नवरात्र मनाने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार परिणाम उत्तर प्रदेश में दूसरे देखोगे। सबने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। कोलकाता की बैठक में मैनपुरी मॉडल खूब चर्चा में रहा, क्योंकि जिस तरीके से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, उसमें अहम भूमिका दलित वोट बैंक की भी रही। केवल मैनपुरी ही नहीं, बल्कि खतौली में भी सपा गठबंधन को जो जीत मिली, उसमें भी दलित, खासतौर से जाटव समाज की भूमिका अहम रही। और अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी 50 सीटें जीतने की जो बात कह रही है, उसमें दलित वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाला है। इसीलिए पार्टी ने अपना फोकस इस समाज से आने वाले 2 वरिष्ठ नेताओं पर कर दिया है, जिसमें एक है अवधेश प्रसाद, जो आपको अखिलेश यादव के साथ हर जगह नजर आ जाएंगे। वो पारसी बिरादरी से आते हैं। और दूसरे हैं वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में मंत्री रहे रामजी लाल सुमन, जो जाटव समाज से आते हैं। सपा ने तय किया है कि इन्हें पार्टी के दलित चेहरे के तौर पर आगे रखा जाएगा, और इसका ट्रेलर कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही सामने आ गया, जहां दोनों को मंच पर जगह दी गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मंच पर स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा और राम अचल राजभर जैसे दिग्गजों के मुकाबले रामजी लाल सुमन और अवधेश प्रसाद को कहीं ज्यादा तरजीह दी गई। मैनपुरी में जब लोकसभा के उपचुनाव हुए तो वहां पर भी दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ गया, और उसके चलते समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली। इसीलिए पार्टी की तरफ से खास तौर से दलित समाज में भी जो पासी समाज है और जो जाटव समाज है, उन पर फोकस किया जा रहा है। पार्टी ने अब तय किया है कि अवधेश प्रसाद जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और रामजी लाल सुमन जो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, उनको पार्टी अपने चेहरे के रूप में आगे रखेगी। सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है और इस विषम स्थिति में समाजवादी पार्टी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करके और हिंदुस्तान में 24 में जो चुनाव होने जा रहा है, ये ऐसी सरकार बनाएगी जो समता मूलक समाज बनाने में और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हिंदुस्तान कैसा हो, इस पर पूरी तरह से चर्चा हुई है। चाहे विधानसभा की बात हो या पार्टी की बैठकों की बात हो या फिर कोलकाता की बैठक हो, अवधेश प्रसाद तो हर वक्त आपको अखिलेश यादव के साथ उनके बगल में ही नजर आ जाएंगे। कभी जिस तरह से राजेंद्र चौधरी अखिलेश यादव के साथ साए की तरह रहते थे, अब अवधेश प्रसाद आपको वहां नजर आएंगे। अवधेश प्रसाद अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, जबकि रामजी लाल सुमन नेताजी के बेहद करीबी रहे हैं। कई बार वो पार्टी की कमियों को लेकर सार्वजनिक मंचों पर अपनी बात भी रख चुके हैं। अब पार्टी की कोशिश है कि इन 2 नेताओं के जरिए खास तौर से दलित समाज को अपने साथ जोड़ा जाए। रामजी लाल सुमन सपा के ऐसे निष्ठावान नेताओं के रूप में चर्चित रहे हैं, जिनका सबसे बड़ा मकसद पार्टी के साथ हर स्थिति में मजबूती से खड़े रहने का है। फिर पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने के लिए
वर्गों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, जनता को अपनी आकर्षित करने के लिए हम लोग रणनीति बनाते हैं। और उस हिसाब से राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में ये चर्चा हुई थी कि साहब मुद्दों पर आधारित राजनीति हमें लोगों को करनी चाहिए। ये पिछड़ों की जनगणना का सवाल है, ये सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की साजिश है, किसानों की MSP का सवाल है, ये सरकार कानूनी गारंटी नहीं दे रही है, इत्यादि इत्यादि इन मुद्दों को लेकर के हमें रण में जाना चाहिए, जंग करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी कभी MY समीकरण पर चुनावी रणनीति तैयार करती थी, अब उसके दलित वोट बैंक पर शिफ्ट होने के पीछे एक बड़ी वजह है। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि 2022 में जिस तरीके से बसपा का वोट प्रतिशत घटकर 12% के आसपास रह गया है, इसका फायदा वो 2024 में उठा सकती है। समाजवादी पार्टी को ये भी पता है कि 2014 से लेकर 2022 तक भाजपा को जो जीत मिली है, उसमें दलित वोट बैंक की अहम भूमिका है और वो इसलिए अब इस रणनीति पर काम कर रही है कि अगर उसने इसमें सेंधमारी कर दी तो शायद भाजपा के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो जाए। क्या है अखिलेश यादव का दलित वोट बैंक प्लान? जी हां, अब इस पूरे प्लान को समझिए। दलित वोट बैंक पर कब्जे का सपा का नया फॉर्मूला क्या है? अवधेश प्रसाद और रामजीलाल सुमन के चेहरों को आगे किया गया है। 2022 में सपा ने लोहिया और अंबेडकर वादियों को साथ लाने की मुहिम शुरू की है। सपा ने अंबेडकर वाहिनी नाम से नए संगठन की भी घोषणा की 2021 में और 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा का वोट बढ़कर करीब 32% तक पहुंचा। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को मिले थे करीब 22% वोट। 5 साल के भीतर वोट बैंक में 10% से ज्यादा का उछाल समाजवादी पार्टी के आया। लोकसभा चुनाव में यही रणनीति अपनाने की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है और इसलिए नेताओं को आगे कर रही है। इसी मकसद के लिए दलित चेहरों पर बड़ा दांव खेलने की यह तैयारी है। अवधेश प्रसाद पासी बिरादरी के बड़े सियासी चेहरों में से एक उन्हें माना जाता है। रामजीलाल सुमन जाटव समाज से आते हैं और यही वजह है कि इन दोनों नेताओं को आगे किया जा रहा है। दोनों जातियां दलित राजनीति पर गहरा असर रखती हैं। पुरानी पीढ़ी के दलित नेताओं के साथ युवा नेताओं पर भी दांव लगाया जा रहा है। गोरखपुर में ब्रजेश कुमार गौतम को पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया है। रामकरण निर्मल, चंद्रशेखर चौधरी और मनोज पासवान सपा के युवा दलित चेहरे हैं। सपा ने आजाद समाज पार्टी से भी करीबी बढ़ाई है। रामपुर उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने भी प्रचार किया था और खतौली में भी। रामपुर में चंद्रशेखर अखिलेश यादव के बगल में बैठे दिखे थे। खतौली उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी ने दिया था सपा और राष्ट्रीय लोकदल को समर्थन। लोकसभा चुनाव में भी सपा राष्ट्रीय लोकदल के साथ दिख सकती है आजाद समाज पार्टी। तो यही है समाजवादी पार्टी का यानी अखिलेश यादव का दलित वोट बैंक का प्लान। अखिलेश यादव चाहे विधानसभा हो या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, इन दोनों सपा के महासचिव अवधेश प्रसाद उनके साथ ही साए की तरह दिखते हैं। भाजपा पर हमले का मौका हो या पार्टी की रणनीति तय करने का, हर मामले में अवधेश प्रसाद की बड़ी भूमिका है। इसलिए यहां दलित नेता अवधेश प्रसाद के बारे में जानना बेहद जरूरी है। ये जल्दी से मैं आपको बता दूं कि अवधेश प्रसाद आखिरकार कौन है। जी हां, आप देखिए इन तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि अखिलेश यादव के बगल में आप देख सकते हैं, अखिलेश यादव के बगल में जो बैठे हैं लाल टोपी पहने अवधेश प्रसाद ही है। विधानसभा में इसी जगह पे वो बैठ रहे हैं। देखिए 9वीं बार के विधायक हैं। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर सीट से आते हैं अवधेश प्रसाद, जहां से विधायक अपने क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय हैं। समर्थकों के दुख सुख के साथी हैं, ऐसा उनका कहा जाता है। उनके क्षेत्र में दलित वोटरों के बीच मजबूत पैठ है। अनुसूचित जाति के पासी समाज से आते हैं और पूर्वांचल और अवध में पासी समाज का मजबूत वोट बैंक है, ऐसा माना जाता है। कई लोकसभा और विधानसभा सीटों पर निर्णायक वोटर है। 1977 से ही मुलायम सिंह यादव के सहयोगी रहे, करीबी रहे हैं। 5 बार यूपी के मंत्री रह चुके हैं। अखिलेश यादव के बेहद भरोसेमंद नेताओं में से एक इनको माना जाता है। विधानसभा में अखिलेश ने अपनी बगल की सीट इनको दी है, जो इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। यहां हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सांकेतिक तौर पर। पहले इस सीट पर आजम खान बैठते थे। जनवरी में सपा ने राष्ट्रीय महासचिव भी इनको बनाया अवधेश प्रसाद को। कोलकाता राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अखिलेश यादव के साथ दिखे अवधेश प्रसाद, मंच पर अखिलेश के साथ नजर आए थे। तो ये वो सारी कवायद है जो दलित वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी कर रही है। सपा के महासचिव रामजीलाल सुमन के चेहरे पर भी अगले चुनाव में सपा बड़ा दांव चलने वाली है। पार्टी के पूर्व सांसद सुमन दशकों से समाजवादी विचारधारा की सियासत करते आए हैं और उनके इस समर्पण से अखिलेश यादव मुरीद हैं। इसलिए उन्होंने बड़ी भूमिका देने की तैयारी की। अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिर कौन है रामजीलाल सुमन। मूल रूप से हाथरस के सादाबाद इलाके के रहने वाले हैं रामजीलाल सुमन। जाटव समाज से आते हैं। जमीन पर अच्छी पकड़ है। विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं।
आगरा और फिरोजाबाद में लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। 1977 में 26 साल की उम्र में फिरोजाबाद से सांसद चुने गए थे। जी हां, देखिए ये हम रामजीलाल सुमन के बारे में आपको बता रहे हैं। 1989 में दूसरी बार जनता दल के टिकट पर सांसद बने। 1999 और 2004 में सपा के टिकट पर फिरोजाबाद से सांसद बने। केंद्र की चंद्रशेखर सरकार में श्रम और कल्याण मंत्री रहे। 2009 में अखिलेश यादव के लिए फिरोजाबाद सीट इन्होंने ही छोड़ी थी, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा। 2009 में रामजीलाल सुमन ने कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ा। 2014 और 2019 में हाथरस सीट से सपा के लोकसभा प्रत्याशी थे रामजीलाल सुमन। 2014 और 19 में लोकसभा चुनाव हार गए। पत्नी 2006 से 2011 तक आगरा से जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। पार्टी से कभी भी बगावत नहीं की, हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे। अखिलेश यादव ने फिर से राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। तो यह है रामजीलाल सुमन और अवधेश प्रसाद के बारे में हमने आपको बता दिया। यह है समाजवादी पार्टी की दलित राजनीति के दो बड़े केंद्र बिंदु। बढ़ते आगे और बात दलित वोटरों के नाम तैयार हो रहे समीकरण की हो रही है। तो हां, यूपी में दलित वोटरों की ताकत को समझना बेहद जरूरी है। जल्दी से मैं आपको बता दूं, यूपी में दलित वोटर की ताकत को समझिए आप। जाटव 11% है, पासी 3.5%, कोरी 1%, धोबी 1%, खटिक, धनगर, वाल्मीकि और अन्य 4.5%। इसी समीकरण की वजह से समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस बार 6 दलित नेताओं को जगह दी गई। अवधेश प्रसाद, रामजीलाल सुमन, इंद्रजीत सरोज महासचिव बनाए गए हैं। तो यह है उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का समीकरण, जिस समीकरण को साधने में सपा जुटी है। बात मुस्लिम वोट बैंक के इर्द गिर्द बुने जा रहे बड़े सियासी चक्रव्यूह की, जिसमें विरोधियों की जमीन पर सीक्रेट स्ट्राइक का प्लान है। समाजवादी पार्टी के खेमे में तैयार हो रहे इस नए फॉर्मूले के मुताबिक अखिलेश मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए अलग राह पर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए वो पहले की तरह सपा के बड़े मुस्लिम नेताओं पर हो रही कानूनी कार्रवाई का जिक्र तो करेंगे, लेकिन वो भाजपा के साथ ऐसी किसी बहस में नहीं उलझेंगे जिससे ध्रुवीकरण का खतरा बढ़े। दरअसल हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रही भाजपा के साथ लड़ाई में अब सपा अपनी साइकिल का गियर जानबूझकर शिफ्ट कर रही है, जिससे एक भी वोट का नुकसान न हो जाए। जिस समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने झोली भरकर वोट दिए, वो समाजवादी पार्टी अब अपनी दिशा में थोड़ा सा बदलाव लाने की तैयारी में है। इस बदलाव को समझने के लिए समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस तस्वीर को समझिए, जिसके मंच पर गिनती के नेता बैठे थे। इनमें अखिलेश यादव के अलावा रामगोपाल यादव, अबू आजमी, अवधेश प्रसाद, रामजीलाल सुमन, जया बच्चन और पार्टी उपाध्यक्ष किरणमय नंदा की तस्वीर है। यानी जिस मुस्लिम वोट बैंक को सपा की साइकिल का मजबूत पहिया माना जाता है, उसकी मौजूदगी में बदलाव दिखाई दे रहा है। कहने को अबू आजमी इस मंच पर जरूर हैं, लेकिन इसके मायने बहुत अलग हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को शुरुआत से ही अपने साथ जुड़ा हुआ मानकर चलती है। समाजवादी पार्टी के साथ में सभी जाति वर्ग धर्मों का वोट है। पिछड़े दलित को तो ठगा ही ठगा है और अल्पसंख्यक तो खड़ा ही खड़ा है। अब इस बार देखना बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी समाजवादी पार्टी की साइकिल की बटन दबाएंगे। देश में अगर सभी जाति वर्ग धर्मों को और समाज और प्रदेश और देश की तरक्की किसी मॉडल से हो सकती है तो वो समाजवादी मॉडल है, और वो माननीय अखिलेश यादव जी लागू कर रहे हैं। दरअसल 2024 के लिए सपा की तैयारी मैनपुरी मॉडल के सहारे चुनाव लड़ने की है। ये ऐसा मॉडल है जिसका फोकस दलित वोट बैंक पर सबसे ज्यादा है, और इसकी झलक सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में साफ साफ दिखी। हालांकि ऐसा भी नहीं कि मुस्लिमों को समाजवादी पार्टी पूरी तरह से नजरअंदाज करेगी, बस इसका तरीका थोड़ा अलग होगा। ये हिंदू और मुसलमान सबकी समस्या एक है। आज महंगाई से सब परेशान हैं। जब महंगाई की बात हो रही है तो उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। जब बेरोजगारी की बात हो रही है तो उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। जब शिक्षा के सुधार की बात हो रही है तो उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। जब उन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिलें, इसकी बात हो रही है तो उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। हम लोग सब धर्मों को साथ लेकर के और सब जातियों को साथ लेकर के जो महागठबंधन करेंगे। लोकसभा चुनाव की लड़ाई के लिए अखिलेश हिंदुत्व की पिच पर भी उतरते हुए दिखाई देते हैं। जब वो कोलकाता गए तो दक्षिणेश्वर मंदिर जाना नहीं भूले।
इससे पहले भी वो वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर पर त्रिपुंड लगाए नजर आए थे और पार्टी ने वैसे भी साफ शब्दों में कह दिया है कि संत महात्माओं को लेकर कोई गैर जरूरी टिप्पणी ना की जाए। यानी सपा को मुस्लिमों को भी साधने का है और उन हिंदुओं को भी जो सत्ता की सबसे बड़ी चाबी हैं। अब सपा की यही रणनीति भाजपा को चुभ गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी मुस्लिम समाज की हितैषी नहीं रही है। हमेशा हम मुसलमानों को गुमराह करने का, हमें जो गुमराह करके हमारा वोट लेने का और सत्ता में आने का काम ये समाजवादी पार्टी ने किया है। और जब भी वो सत्ता में आए हैं, मुसलमानों की तरक्की का कोई भी काम ग्राउंड पर उन्होंने नहीं किया है। आज आप देख सकते हैं कि अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी जिस मुस्लिम समाज के हितैषी होने की वो दम भरते हैं, उसके बारे में भी कोई चर्चा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं हुई। ये बात ठीक है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुस्लिमों के मुद्दे पर खुलकर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन पार्टी मुस्लिमों के वोट की ताकत को बखूबी समझती है। तभी तो इस वोट बैंक के लिए दूसरे तरीके से रणनीति तैयार हो रही है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के लिए अखिलेश अब हिंदू वोटर की नाराजगी का बोझ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। पिछले साल जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो माना गया कि मुस्लिमों को एकजुट होकर सपा को वोट किया, लेकिन जैसे ही आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आए तो सपा के इस दावे पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। वहीं पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव की रणनीति में बदलाव भी देखा गया और इसकी एक झलक दिखी कोलकाता में जब सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में आजम खान जैसे दिग्गज नेता दिखाई नहीं दिए। हालांकि कार्यक्रम में अबू आजमी और एसटी हसन जैसे चेहरों की मौजूदगी ने इस सवाल को काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेताओं की बात आई तो यह सवाल फिर एक बार जिंदा हो गया। पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी का प्रधान है और वो सोचते हैं कि ये हमारे सरकार हमारी पार्टी के खिलाफ रहेगा तो उसके पावर सीज हो रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जब उनके ऊपर परेशानी है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कांग्रेस का एक नेता एक कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए नहीं था। एक तरह से देखा जाए तो मुस्लिम नेताओं के विवाद में अखिलेश ज्यादा घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। यानी अब ऐसे मुस्लिम नेताओं को ही मंच पर बिठाया जाएगा जो विवादों से दूर रहते हैं। फिर इसमें अबू आजमी का नाम हो या फिर राज्यसभा सांसद जावेद अली खान का। अखिलेश यादव जी हो, मुलायम सिंह यादव जी हो, उन्होंने हक और इंसाफ की हमेशा बात करी है। अगर आप हक से हट के बात कर रहे हैं और मेजॉरिटी उसके फेवर में है, बेईमानी के और नाइंसाफ़ी के, तो अखिलेश यादव जी और उनके वालिद मुलायम सिंह यादव जी ने इंसाफ का साथ दिया। ये नहीं सोचा कि मेरा सियासी नुकसान कितना होगा, नहीं होगा। इतिहास गवाह है इस बात का। तो हक की बात करते हैं और करते रहेंगे। मुसलमान इस देश का नागरिक है। समाजवादी पार्टी ने अपनी दिशा बदली है तो इसके साइड इफेक्ट भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोलकाता में जब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो उसमें आजम खान कहीं दिखाई नहीं दिए। हालांकि इसके जवाब में कहा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन आजम की तबीयत को समझने के लिए 17 मार्च की एक तस्वीर को देख सकते हैं जब वो पूरे परिवार के साथ रामपुर की अदालत में पहुंचे थे। ये तस्वीर बताती है कि आजम खान की तबीयत इतनी तो ठीक थी कि वो कोलकाता में कुछ समय के लिए जा सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं कुछ तो बदलाव है, क्योंकि सिर्फ आजम खान ही नहीं, संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बोल भी
बदले बदले सुनाई देते हैं और बर्क का जिक्र इस वजह से जरूरी हो जाता है क्योंकि वो भी कोलकाता में हुई बैठक में शामिल नहीं हुए थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने मायावती को लेकर ऐसी तारीफ की थी जो संभल से लखनऊ तक चर्चा का विषय बन गई थी। वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं, वो उनके रहने से उनकी भी ज़रूरत है देश के अंदर, ताकि ओबीसी के लोगों का के साथ जो जुल्म और जाती नाइंसाफ़ी होती है उसके रोकने के लिए उनकी भी ज़रूरत है। और हम भी बहैसियत मुसलमान के हम भी सपोर्ट करते हैं। पश्चिमी यूपी से सपा के अभी 2 सांसद हैं, एक शफीकुर रहमान बर्क और दूसरे एसटी हसन। एसटी हसन लोकसभा में समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और वो कोलकाता में हुए कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे, लेकिन जब बर्क से उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल हुआ था तो उन्होंने चौंकाने वाला बयान दे दिया था। क्या एजेंडा है पार्टी का? आज 7 साल के बाद जो सम्मेलन में शिवपाल यादव भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन आप और आजम खान जैसे सीनियर नेता समाजवादी तो आई वाज नॉट इनवाइटेड। आपको नहीं इनवाइट किया गया? लोकसभा चुनाव में भले 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन यूपी से लेकर दिल्ली तक की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। आज यूपी की सियासत में एक बार फिर पाकिस्तान की एंट्री हुई। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने विपक्षी दलों की महागठबंधन वाली तैयारी पर चुभने वाला प्रहार किया और यहां तक कह दिया कि ये लोग पाकिस्तान को भी जोड़ ले फिर भी नहीं जीत पाएंगे। रवि किशन के इस बयान पर कांग्रेस की तरफ से चुभने वाला पलटवार हुआ। दूसरे विपक्षी दलों ने भी मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी से मुलाकात की तो दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ गया। माना जा रहा है कि क्षेत्रीय दल मिलकर भाजपा के खिलाफ ताल ठोकने वाले हैं, लेकिन इस महागठबंधन का ऐलान हो उससे पहले ही सियासी बयानों की बाढ़ आ गई है। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन इस सियासी हलचल के बीच पाकिस्तान को खींच लाए हैं। जात धर्म संप्रदाय नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन इलाकों में भी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बन रही, उनको वोट दिया जा रहा है। 2024 में मुस्लिम समुदाय भी तैयार है प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट देने के लिए, क्योंकि दंगे नहीं हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। नहीं तो पिछली सरकारों में दंगे होते थे। ज़्यादा सुरक्षित कह रहे हैं, कानून प्रशासन, लॉ, ईमानदारी, टैक्स, जनता का पैसा जनता में आ रहा है। ये सब लोग मिल जाएं, हम तो बोल रहे हैं इन लोग पाकिस्तानों से कुछ पार्टी को खोज लें, उससे भी पाकिस्तान पार्टी से भी लड़ जाएं, तब वो मोदी जी को हरा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की सियासत में पाकिस्तान का जिक्र कोई पहली बार हुआ है। समय समय पर पाकिस्तान को लेकर देश में बयानबाजियां होती रहती हैं, कभी सत्ता पक्ष की तरफ से तो कभी विपक्ष की तरफ से। रवि किशन ने पाकिस्तान की बात कही तो कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने उन पर चुभने वाला पलटवार किया। देखिए, गठबंधन पाकिस्तान से और चीन से, भाजपा को मुबारक हो। कौन भूल सकता है, प्रधानमंत्री जी काबुल से उड़े थे, बिना बताए लाहौर पहुंच गए थे और जाके नवाज शरीफ की मां के पैरों को छुआ था। उन्होंने जन्मदिन पे गए थे, उसके बाद उन्होंने ही तो इजाजत दी थी उस एयरबेस का निरीक्षण करने के लिए। एक तरफ सियासी बयानबाजी का दौर जारी है तो दूसरी तरफ देश भर में विपक्षी नेताओं की मुलाकात ने हलचल तेज कर दी है, क्योंकि अखिलेश कभी केसीआर से मिलते हैं तो कभी तमिलनाडु जाकर स्टालिन से चर्चा करते हैं। इस बार जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बाद ममता बनर्जी से मुलाकात की तो थर्ड फ्रंट को लेकर माहौल गर्मा गया। अब उनको लगता है, भाई देखिए, मैंने कहा कि अगर कोई सपना देखना चाहता तो सपना देखने का अधिकार सबको है। उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जो भी प्रदेश आप ले सकते हैं, हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। और एक बार नहीं, 2014 में भी हम जीते हैं, 19 में भी हम जीतेंगे और 24 में भी प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके सरकार बनाएंगे, क्योंकि देश की जनता को लगता है, गाँव गरीब किसान मजदूर को लगता है कि हमारा हित अगर कोई सोच सकता है तो मोदी जी सोच सकते हैं। एक तरफ भाजपा है जो तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ वो विरोधी जो भाजपा को 100 सीटों पर ही समेटने की बात कह रहे हैं। लेकिन इन दावों के बीच एक सवाल अभी भी बड़ा है,
कि कांग्रेस की भूमिका लोकसभा चुनाव में क्या होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज सीएम योगी की जो आज देवीपाटन मंडल के विकास की समीक्षा के लिए गोंडा पहुंचे हैं, लेकिन विकास परियोजनाओं की सुस्त रफ्तार उन्हें चुभ गई। सीएम ने मीटिंग के बीच में ही नाराजगी भी जाहिर की, साथ ही अधिकारियों को तेज गति से विकास कार्य करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम योगी ने गोंडा में राजकीय विश्वविद्यालय के निर्माण का ऐलान भी किया। सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में हर जिले को रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। यूपी के शहरों में विकास की जमीनी हकीकत क्या है, इसे टटोलने के लिए सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। सीएम योगी गोंडा पहुंचे, जहां विकास भवन में उन्होंने देवीपाटन मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच के भी अधिकारी शामिल हुए। सीएम ने सभी अधिकारियों को विकास की गति में तेजी लाने के निर्देश दिए। यानी देश के अंदर ये सबसे बड़ा अजूबा था कि गौतम बुद्ध नगर जनपद हमारा प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे था, लेकिन बलरामपुर जनपद सबसे पीछे था। स्वच्छता में गोंडा सबसे पीछे था, लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर बलरामपुर ने भी, श्रावस्ती ने भी, बहराइच ने भी, गोंडा ने भी एक लंबी दूरी तय की है। वहीं 281 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज का सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया और समय से इसका काम पूरा करवाने के निर्देश दिए। सीएम ने ये भी बताया कि मंडल के 4 जिलों में से 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण या तो पूरा हो चुका है या पूरा होने की स्थिति में है। मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण के साथ और यह कनेक्टिविटी के साथ विश्वविद्यालय जब इस कमिश्नरी के लिए स्पेशली यहाँ का मेडिकल कॉलेज बनना प्रारंभ होगा, तो उस मेडिकल कॉलेज के निर्माण के साथ शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हम यहाँ पे बेहतरीन एक अच्छे हायर एजुकेशन के बेहतरीन केंद्र के रूप में इसे विकसित करने और यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ने की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। सीएम योगी ने गोंडा में उस मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का भी जिक्र किया, जिसकी स्थापना की घोषणा मौजूदा बजट में की गई है। इस यूनिवर्सिटी के लिए सरकार ने जमीन आवंटन को लेकर प्रस्ताव मांगा है। इसके अलावा सीएम योगी ने हर जिले को रिंग रोड से जोड़ने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हर जिला मुख्यालय को रिंग रोड के साथ जोड़ने की कार्रवाई के साथ ही विकास के अन्य कार्यों में तीव्रता लाने के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे निर्देश दिए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। गोंडा के बाद सीएम योगी बलरामपुर पहुंचे, जहां शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही चैत्र मेले को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर सियासी तूफान अभी शांत नहीं हुआ है। सत्ता पक्ष हो और विपक्ष की नोकझोंक के बीच सदन की कार्यवाही लगातार 7वें दिन नहीं चल पाई। एक तरफ भाजपा राहुल गांधी से माफी मंगवाने पर तुली है, तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अडानी मुद्दे पर मोर्चा खोल रखा है। आज भी दोनों सदनों में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। इस बीच राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और सदन में अपनी बात रखने की मांग की है। हंगामे और विरोध के बीच देश की संसद 7वें दिन भी इसी तरह ठप रही। एक तरफ भाजपा राहुल गांधी से लंदन वाले बयान पर माफी मंगवाने के लिए अड़ी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने अडानी के मुद्दे पर मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस सांसदों का साफ कहना है कि जब तक जेपीसी जांच की मांग को मंजूरी नहीं मिलती, तब तक वो बैठने वाले नहीं हैं। भाजपा को माफी मांगनी चाहिए मेहुल चौकसी को बचाने के अनैतिक प्रयासों के लिए, अडानी को अनैतिक तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए, 15 लाख के झूठे जुमलों के लिए, अच्छे दिन के झूठे वादों के लिए, पेट्रोल डीजल लगभग दुगने रेट में करने के लिए, गैस सिलेंडर लगभग 3 रेट में करने के लिए माफी तो बीजेपी को मांगना है। सदन में चर्चा ना हो सके इसके लिए हर दिन बीजेपी का एक प्रवक्ता या एक मंत्री आकर के कमान संभालता है। अब तक
अनुराग ठाकुर जी, स्मृति ईरानी जी, रविशंकर प्रसाद जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, हरदीप पुरी जी, अगली कड़ी में अब संबित पात्रा जी। पिछले एक हफ्ते से सदन की यही तस्वीर सामने आ रही है। कार्यवाही जैसे ही शुरू होती है, दोनों तरफ से हंगामा शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है। इसी तरह मंगलवार को भी 7वें दिन राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन दोनों तरफ से दोनों सदनों में नारेबाजी शुरू हो गई। इसके बाद दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। हालांकि सदन शुरू होने के पहले उपराष्ट्रपति ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन बात नहीं बनी। हमारी मांग तो ये है कि 10 लाख करोड़ का जो घोटाला हुआ है, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी ले लिया है अडानी के मसले पे, उस पर हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। जेपीसी तो 10 बार हो चुकी है, तो इस बार जेपीसी मानने में क्या दिक्कत है? इसलिए कि जेपीसी स्वीकार करोगे तो भाजपा के चेहरों से नकाब उतर जाएगा, तो इसलिए ये मान नहीं रहे। पर हम जनहित में 130 करोड़ भारतवासियों की संपत्ति, स्टेट बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और जो ये सार्वजनिक उद्योग हैं, बचाने के लिए हमारी मांग जारी रहेगी। दरअसल संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है, लेकिन बजट पर चर्चा करने के बजाय दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए लगातार हंगामा कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की जेपीसी वाली मांग है, तो दूसरी तरफ भाजपा की राहुल से माफी वाली मांग। जब तक राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगेंगे देश की जनता से, भारत के विरोध में जो उन्होंने विदेश में जाके कहा है, तब तक इसको चलने नहीं दिया जाएगा। उनको माफी मांगनी पड़ेगी। हम लोगों को बोलते थे बात अलग है, देश के विरोध में आप बात करेंगे, आपको देश माफ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का नारा हमारे मोदी जी का, राष्ट्र सर्वोपरि। आप भारत विरोधी कोई भी नारा बाहर विदेशी मंच पे जाके नहीं दे सकते। इस सियासी बवाल के बीच राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है और सदन के अंदर बोलने की मांग की है। अब देखना यह है कि राहुल जब सदन में बोलेंगे तब तस्वीर कैसी होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रयागराज शूटआउट मामले में पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। जिन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसमें से 5 बदमाश कहां हैं, ये किसी को नहीं पता। इस बीच अतीक अहमद के कॉल रिकॉर्ड फिर से वायरल है। माना जा रहा है कि जांच एजेंसियों को इस कॉल रिकॉर्डिंग से खासी मदद मिल सकती है। कॉल रिकॉर्डिंग 2.5 साल पहले की है, जब माफिया अतीक अहमद ने जेल से ही प्रॉपर्टी डीलर को धमकाया था। जिस दिन प्रयागराज से शूट आउट की ये खौफनाक तस्वीरें सामने आई, उसी दिन से यूपी पुलिस ने अतीक अहमद पर शिकंजा कसना तेज कर दिया। इस बीच अतीक अहमद का जेल से प्रॉपर्टी डीलर को धमकाने का एक पुराना ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये ऑडियो तकरीबन 2.5 साल पुराना है, जिसमें अतीक ने उमेश पाल की हत्या करवाने की बात कही थी। इस वायरल ऑडियो में अतीक न सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर जैद को देवरिया जेल में रहते हुए अगवा करवाने की बात कर रहा है, बल्कि उसे फिर से पिटाई करने की धमकी भी दे रहा है। हेलो। हाँ जैद। हाँ भाई। तुमको याद है कि तुम देवरिया हमसे मिलने आए थे? हाँ। तो हमको मालूम था कि तुम आ रहे हो जी। और तुमसे हम बैठ के वहाँ बरामदे में मिले रहे ना, जहाँ जेलर से लोग बैठे थे। हाँ 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 हाँ। तब तक हमारी कोई नियत नहीं थी तुमको पीटने की। हम खुद समझ रहे थे। जब तुम्हारा हमने हाव भाव देखा, तुम्हारा रवैया देखा, समझे जी। तो क्या सिर्फ तुम्हारे रवैया में सिखियाए गए हम। कभी अतीक अहमद की कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस के लिए सहारा बनती है, तो कभी सीसीटीवी की कोई तस्वीर पुलिस के हौसले बढ़ाती है। लेकिन चुभने वाली बात यह है कि लगभग 1 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आज उमेश पाल शूटआउट का 26वां दिन रहा, लेकिन 5-5 लाख के 5 इनामी बदमाश पुलिस की पकड़ से बहुत ज्यादा दूर है। इस मामले में पुलिस के पास कोई ऐसा बड़ा सुराग भी नहीं लगा जिसके सहारे शूटर और बमबाजों तक पहुंचा जाए। ना तो अतीक के बेटे का कहीं पता चल पा रहा है और ना ही शाइस्ता परवीन की लोकेशन पुलिस को मिल पा रही है। प्रयागराज में उमेश पाल और 2 गनर की जान लेने वाले फरार शूटर अब तक पुलिस के हाथ नहीं आए हैं।
इसके लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इस बीच माफिया अतीक अहमद के दफ्तर के भीतर से हथियारों का जखीरा मिला है। प्रयाग के धूमनगंज इलाके का यही वो दफ्तर है जिसे अतीक सांसद और विधायक रहते हुए इस्तेमाल किया करता था। यहाँ पहले भी बुलडोजर एक्शन हो चुका था। पुलिस यहाँ अचानक सीक्रेट सूचना पर पहुंची, फिर यहाँ खुदाई करवाई गई, जिससे हुए खुलासे ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि यहाँ जमीन के भीतर से बड़ी संख्या में कैश के साथ मिला हथियारों का जखीरा। इसमें कई पिस्टल और काफी तादाद में गोलियां भी शामिल हैं। अतीक अहमद के दफ्तर से ये बरामदगी हुई है। 2 लोगों को पकड़ा गया है यहाँ से, और ये बड़ी संख्या में देख सकते हैं आपकी भारी मात्रा में यहाँ से ये कैश बरामद हुआ है। इसके साथ साथ जो है वो 11 वेपन्स बरामद हुए हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, और ये 2 लोगों आपको सीधे तौर पर हमारी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पुलिस कमिश्नर यहाँ पर खुद मौजूद हैं, इसके साथ साथ डीसीपी नगर जो हैं दीपक भूकर वो मौजूद हैं, दूसरे जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और ये जमीन में आप देख सकते हैं कि ये जो है भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। अतीक के दफ्तर की हर तस्वीर एबीपी गंगा के कैमरे में कैद हुई। इस दफ्तर में अवैध निर्माण करवाया गया था। 2020 में इस दफ्तर का अगला हिस्सा बुलडोजर से ढहा दिया गया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इमारत के मलबे के ढेर की आड़ में अब भी अतीक के गुर्गे इस इमारत के पीछे के हिस्से को अपने इस्तेमाल में ला रहे थे, यहां आ जा रहे थे। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।